कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 18 को। लेक्चर नंबर 18 में आज मैंने जिस टॉपिक पे लास्ट लेक्चर खत्म किया था, मतलब कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, में उसी को अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक, तो जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों से बात करी थी लास्ट लेक्चर में, बात यही थी कि अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बिल्कुल सेम है। इसको एक बार याद कर लेते हैं कैसे। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका दूसरा नाम कंसाइनमेंट स्टॉक भी होता है। बेटा एक बच्चे ने ओवरराइडिंग कमीशन में मुझसे डाउट पूछा है, कोई बात नहीं बेटा, इसे हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक, स्क्रीन बेटा आप इंटरनेट का कनेक्शन एक बार चेक कीजिए, क्योंकि अदरवाइज स्क्रीन क्लियर आ रही है। हाँ जी, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो बेटा इसे मैंने हमेशा ना आप लोगों को एक टाइमलाइन या डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए बताया था। लाइकवाइज ए कंसाइनर है, बी कंसाइनी है और सी है हमारा कस्टमर। आप लोगों के सामने जब भी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हमने ये चीज बनानी ही बनानी है। कैसे, इसे मैं टाइमलाइन बोल देता हूं। इसमें किस तरह की डायग्राम्स बन सकती हैं? सबसे पहला तो दिस एंड दिस। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, और ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। सर क्या जरूरत है हमें इस बीच में इस बैरिगेट की? क्या जरूरत है? इसके बारे में मैंने आप लोगों से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यह जरूरत है किस चीज की सर? अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की। जैसे कि सपोज कीजिए अगर मैंने 10,000 रुपए का स्टॉक यहां से भेजा, 500 रुपए इसके ऊपर अलग से खर्च किए और इसके बाद 1,000 रुपए यहां पे खर्च किए। अब सपोज करो अगर ये 100 यूनिट्स हैं, तो अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की वैल्यू में क्या हम ये 1,000 रुपए ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये वाला एक्सपेंस एक्चुअल में जो लॉस्ट स्टॉक है उसके ऊपर हुआ ही नहीं। अगर मैं बोलता हूं 100 में से 10 यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस हुआ, यहां पे 10 यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस, तो बेटा जब कंसाइनी ने ये 1,000 रुपए पे किए होंगे, ये कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पे किए होंगे, ये कितने यूनिट्स के ऊपर पे किए होंगे? 1,000 के ऊपर या 900 एंड कितने 10 यूनिट से, या 90 यूनिट्स के ऊपर, 100 यूनिट्स के ऊपर या 90 यूनिट्स के ऊपर? सर बट ऑब्वियसली 90 यूनिट्स के ऊपर किए होंगे। अगर आपके सामने एक ट्रक खड़ा है, ट्रक में 100 यूनिट्स थे, आप 100 यूनिट्स के पैसे दोगे। अगर ट्रक में है ही 90 यूनिट्स, तो आप कितने के पैसे दोगे? सर 90 यूनिट्स के पैसे ही देंगे ना। तो इसी वजह से हम यहीं पे उसको बैरिगेट लगाकर रोक देते हैं। हाँ, अगर अब नॉर्मल लॉस होता यहां पे, तो सारे के सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाते, मतलब उसकी वैल्यूएशन में 10,000 प्लस 1,000 प्लस 500 दोनों चीजें ऐड हो जाती, और जो हमारी टोटल कॉस्ट बनाई वो बन जाती 11,500, मतलब के 115 रुपए प्रति यूनिट। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी हमने कुछ ऐसे ही करनी होती है। देखिए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स एड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि बेटा रेकरिंग एक्सपेंसेस शेल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये चीज मैंने आपको एक्सपेंसेस में बताई थी कि जो रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कभी भी हमारे गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? ये एक्सपेंसेस वाले टॉपिक में आपको बताया गया था। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय
कंसाइनर। इसे मैं फिर से वही टेबुलर फॉर्म में कर देता हूं। यहां पे आपके आ जाएंगे यूनिट्स, यहां पे आ जाएगी अमाउंट, और यहां पे आ जाएगा पर यूनिट प्राइस। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइन। फिर हम लोग आगे क्या करते हैं सर, फिर हम लोग लेस कर देते हैं अब नॉर्मल लॉस। फर्क क्या है देखिए, यहां पे यूनिट्स भी होंगे, पर यूनिट प्राइस भी होगा। यहां पे भी जो अमाउंट आएगी, ठीक, पर यूनिट प्राइस होगा। ना ये चीज होगी ना ये चीज होगी। फिर यहां पे भी पर यूनिट प्राइस नहीं होगा, बट एंड में। अब नॉर्मल लॉस के केस में क्या करना है सर, यूनिट्स भी होंगे, अमाउंट भी होंगे, और पर यूनिट प्राइस भी होगा जो सेम होगा। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हमने यही सीखी थी ना, कि इन केस ऑफ अबनॉर्मल लॉस देयर इज नो इन्फ्लेशन इन पर यूनिट कॉस्ट। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम एज इट इज उस कॉस्ट को बाहर निकाल देते हैं। और कहां ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों? हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या था सर? नेक्स्ट था हमारा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के केस में क्या डिडक्ट होगा सर? सिर्फ यूनिट्स डिडक्ट होंगे, कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी, कुछ पर यूनिट प्राइस तो यहां पे वैसे ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा सर? हमारे यूनिट्स जरूर कम हो जाएंगे, लेकिन अमाउंट वही रहेगी, जिसकी वजह से पर यूनिट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कहां हम 1000 रुपया 100 यूनिट्स के लिए लेके बैठे हैं, कहां 1000 रुपया 90 यूनिट्स के लिए लेके बैठे हैं। तो ये 90 यूनिट्स के हिसाब से पर यूनिट प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए तो हमने नॉर्मल लॉस के पॉइंट में समझा था बच्चों कि जो प्राइस पर यूनिट है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब इन्फ्लेट कर जाता है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। सर लेकिन हम तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे थे। देखिए बेटा, जो भी फाइनल प्राइस पर यूनिट होगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट। अब सपोज कीजिए यहां पे 5000 यूनिट्स थे, अगर इन 5000 में से 4000 बिक गए, तो बाकी के 1000 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? हमें निकालने के लिए ना पूरा कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही मेहनत करते आ रहे हैं और हम प्राइस पर यूनिट निकाल रहे हैं। इस प्राइस पर यूनिट को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं जी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। बाकी मैंने कल आपको जाने से पहले ये चीज बता दी थी कि जो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट है वो हमें फॉलो करना ही करना है, कॉस्ट और एनआरवी का। एनआरवी आपको यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी हमेशा। ठीक, विच एवर इज लोअर, ये बिल्कुल। हाँ जी, तो सवाल में देखते हैं हम क्या आ रहा है। ठीक, एग्जाम्पल पढ़िए। ऑन 1st January 1999, A sent 200 swing machines costing rupees 40,000 to be sold on behalf of the former at 5% commission on sales। कहानी क्या है बेटा? कहानी है सर ए की, किसको भेजा उसने? बी को। मतलब ए हो गया हमारा कंसाइनर, ठीक, और बी हो गया हमारा कंसाइनी। आगे, बी टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर एट 5% कमीशन ऑन सेल्स। पहली बात तो ये है कि क्या भेजा सर? 200 मशीन्स भेजी फॉर रुपीज 20,000। चलिए,
कमीशन की बात हुई कितना 5%। चलिए, ए पेड ₹2500 एज फ्रेट एंड कैरियज फॉर सेंडिंग द मशीन। अब ये 2500 रुपए एज फ्रेट एंड कैरियज आपकी नजरों में बेटा क्या है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है या रेकरिंग एक्सपेंस है? मुझे जवाब की जरूरत ही नहीं है, आप सब बोलोगे सर इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। क्योंकि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है सर, तो क्या पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेंगे? बिल्कुल कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अब देखते हैं आगे, तो क्या हुआ यहां से, क्या मिस्टर बी ने भी कुछ पे किया है? हाँ जी, पे किया है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। ए पेड ₹2500 एज फ्रेट एंड कैरियज, मतलब कि ए ने पे किया 2500 रुपया। चलिए सर, ये तो कॉस्ट का पार्ट हमारा बन गया। नेक्स्ट, B sent the account sales on 31st March 1999 stating that B ने अब अकाउंट स्टेटमेंट भेजी और हमें अकाउंट सेल्स भेजी और हमें क्या बताया, उसने बोला भाई एक तो सेल्स हो गई 32,000 की, कितनी मशीन्स? 150 मशीन्स। भेजी कितनी थी? 200 मशीन्स। तो मतलब कि 50 यूनिट्स अभी भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे अगर किसी तरह का लॉस नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इनवर्ड कंसाइनमेंट वर ऑक्ट्रॉय 400, कैरियज 100, ग्राउंड रेंट 2100, एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 1500। तो बेटा अब यहां पे हमें फाइंड आउट करना है क्या सर इसमें कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंस भी है, कोई नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस भी है? हम बैक साइड से शुरू करते हैं। सर सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं, ये तो बिल्कुल ही रेकरिंग एक्सपेंस होंगे, सोचने की जरूरत भी नहीं है। ग्राउंड रेंट, सर रेंट भी इज एन इनडायरेक्ट नेचर, तो इसे भी हम लोग रेकरिंग एक्सपेंस बोलो। सर ऑक्ट्रॉय और कैरियज, अब ये दोनों थोड़ा सा चर्चा का विषय बन गए सर, ऑक्ट्रॉय एंड कैरियज। सर ये भी तो हो सकता है कि ये कस्टमर ने पे किए हो या हमने सेल्स के लिए पे किए हो। बेटा अगर ये सेल्स वाली assumption तुम लोगों ने लेनी होती ना, तो ये तुम्हें अलग से सेलिंग एक्सपेंसेस ना देते। ठीक, अगर तुम्हें इन्होंने सेल्स वाली एग्जांपल देनी होती या सेल्स एक्सपेंसेस का इसे पार्ट मानना होता, तो ये अलग से तुम्हें ये सेलिंग एक्सपेंसेस ना देते। इन्होंने तुम्हें सेलिंग एक्सपेंसेस अलग से दिए हैं। और वैसे ही मैंने आपको बोला है कि हमेशा एजम्पशन वो वाली लो जिससे आपका काम बढ़े, कम ना हो। ठीक, और यहां पे भी कुछ ऐसा ही करना है हम लोगों को। तो इससे काम बढ़ेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में सहायता होगी, तो मतलब कैलकुलेशन वहां पे बढ़ेगी। तो ऑक्ट्रॉय एंड कैरियज ये दोनों नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाएंगे, पेड बाय कंसाइनी। तो अगर मैं अपनी डायग्राम को कंप्लीट करना चाहूं, क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो सर। 500 रुपए कैसे? 401 और 101। तो ये जो 500 रुपए थे, ये 500 रुपए हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं बेटा कैलकुलेट करने के। पहला तरीका तो ये है कि हम सारे क्वेश्चन का ये वाला टेबल बना दें। ठीक, ये वाला सारे क्वेश्चन का, दिस इज द फर्स्ट थिंग, अगर हम इसे करना चाहें तो। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? दूसरा तरीका है मेरे पास ये वाला, कि हम सारी जो बेसिकली तो तीन ही चीजें हैं ना, उसमें कोई नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस की तो बात ही नहीं है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में क्या कर सकते हैं? हम प्रोपोर्शनेट एक्चुअल कॉस्ट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, या इसे मैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस भी लिख सकता हूं, एंड ओनली डायरेक्ट, मतलब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय यहां पे कंसाइनी आएगा। ठीक है जी, ये चीज है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, अब मुझे पता है कि टोटल जो यूनिट्स हैं उसमें से केवल 50 रह गए। ठीक, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? देखिए सर 200 मशीन्स थी। ठीक, 40,000 उसकी वैल्यू थी, मैंने यहां पे 20,000 लिख दी। तो 200 रुपए प्रति यूनिट के तहत कॉस्ट हो गई 10,000। सबसे पहले तो एक्चुअल कॉस्ट हमने बनाना क्या है, हमने ये चीज बोला कि सर ये सारा खर्चा 200 मशीन्स के ऊपर हुआ है, लेकिन इन 200 मशीन्स में से अब बची कितनी है? सर 50 मशीन्स बची हैं। तो ये जो 40,000 वैल्यू अगर 200 यूनिट की है, इसमें से 50 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो।
ये 2500 अगर 200 मशीन के ऊपर खर्चा हुआ है तो इसमें से 50 यूनिट्स का खर्चा निकाल लो, और ये जो 500 रुपए है अगर 200 यूनिट्स के ऊपर हुआ है तो इसमें से 50 यूनिट्स का खर्चा निकाल लो, जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। ये देखिए बेटा इन्होंने यही कर रखा है, 2500 में से 50 डिवाइड बाय 200 मतलब 200 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स को बाहर निकाल लिया है, और अगले केस में भी 500 में से 50 बाय 200, आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी दैट विल बी 10,750। ठीक, ये थी हमारी एग्जांपल। अब यहीं पे आप लोगों को मुझे एक क्वेश्चन और दिखाना था। चलिए बेटा अब आप एक काम कीजिए, 2 मिनट लगाइए, या चलिए 5 मिनट्स लगाइए, और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। जिस जिसका आंसर निकल आएगा वो साथ के साथ यहां पे हमें आंसर जो है वो आप अपना टाइप करके भेज देंगे।
बच्चों जिन बच्चों को इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अभी तक मैंने करवाया नहीं है, वो चाहे तो ये वाला क्वेश्चन ना करें, वैसे हो तो जाना चाहिए था क्योंकि इसमें इनवॉइस वैल्यू से ऊपर पे भी बेचा गया है कुछ स्टॉक। तो जिन बच्चों को इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट में अभी प्रॉब्लम है वो वेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन आप लोगों के जवाब नहीं आए हैं, तो मैं फिर भी 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिए अगर आ सकते हैं तो, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ आगे। ठीक है मेघा जी, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका। श्रद्धाज, इनका भी आंसर हो चुका है। चलिए गुड है बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है ये चीज। आई डोंट थिंक कि किसी को सेकंड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी चाहिए, वैसे आनी फर्स्ट वाले में भी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो वो हम लोग इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए गुड हो गया जिन बच्चों का, बहुत बढ़िया बात है। अब बेटा मैंने आपको नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का डिफरेंस पढ़ने के लिए बोला था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों ने वो चीज पढ़ ली होगी, जरूरी भी थी क्योंकि इसके डिफरेंसेस को हमने वैसे एक बार समझ लिया था। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ। ठीक, आखिरी तो नहीं बोल सकते, बेसिकली सेकंड लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद बुक्स ऑफ कंसाइनी भी होती हैं, और वो टॉपिक है आपका इनवॉइसिंग का। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना आप। तो कॉन्सेप्ट है बच्चों इनवॉइसिंग, अनलोडिंग, ठीक, रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि कई बार जो कंसाइनर होता है वो कंसाइनी को जो स्टॉक है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेज देता है। इस टॉपिक को मैं हमेशा सच और झूठ की कहानी बोलता हूं। क्यों सर सच और झूठ, कैसे? देखिए अब यहां पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बात हो रही है। देखिए बेटा जो स्टॉक कंसाइनी के पास जा रहा है वो किसका स्टॉक है? आंसर इज सर वो कंसाइनर का स्टॉक है, और जब तक वो कस्टमर के पास नहीं चला जाता, जब तक वो कस्टमर के पास नहीं चला जाता तब तक वो स्टॉक क्या रहेगा? कंसाइनर का स्टॉक रहेगा। अब जो स्टॉक अभी तक बिका ही नहीं, क्या हम उसके ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? आंसर इज नो, अ बिग नो, अ वेरी क्लियर नो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर जो प्रॉफिट रियलाइज ही नहीं हुआ वो हम प्रॉफिट कैसे बुक कर ले? चीज अगर 100 रुपए की है तो हम 100 प्लस 25 करके उसे 125 पर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? सर इट इज वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। लेकिन फिर भी हमने ऐसा किया, हमने इसलिए किया ताकि कंसाइनी को पता लग जाए कि इसकी इनवॉइस वैल्यू क्या है, कितने से कम नहीं बेचना, कम से कम इस रेट पे बेचना ही बेचना है। हो सकता है अगर हम 100 पे बेचें, मुझे 100 का तो आ ही रखा है, 100 के हिसाब से बेच दो। तो कई बार कंसाइनर क्या करता है, उसे बता देता है भैया दिस इज द इनवॉइस वैल्यू। तो अब सर जब गुड्स बिकेंगे तो पहले हम एंट्री क्या डाल रहे थे? सर हम पहले एंट्री डाल रहे थे गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट। पहले सर ये एंट्री पड़ रही थी 100 रुपए के साथ, लेकिन अब किसके साथ पड़ेगी 125, दैट इज इनवॉइस प्राइस। बेटा इसे हम इनवॉइस प्राइस बोल देते हैं, और अगर इसमें और 10% मार्जिन ऐड कर दो तो उसे हम सेल प्राइस बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, दिस इज इनवॉइस प्राइस जिसमें प्रॉफिट ऐड होता है, और जो एक्चुअल में कस्टमर को प्राइस पड़ रहा है उसे हम बोल देते हैं सेलिंग प्राइस। यूजुअल केसेस में आईपी और एसपी सेम होता है, यूजुअल केसेस। ठीक, आगे तो सर अब ये तो काम गलत नहीं हो रहा। अगर हम देखें ध्यान से तो जो हमारा कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट है, वो जो एक्चुअल में 125 पे 100 रुपए पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी सर, वो तो 125 पे रिकॉर्ड हो गई। तो इसका तरीका क्या है, हम एक एडिशनल एंट्री पास करेंगे। उस एडिशनल एंट्री में बेटा हम क्या करेंगे, इसका रिवर्सल डालेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन के साथ। जरा देखिए कैसे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट 25। तुम सोच नहीं रहे सर ये क्या मजाक हो गया जी, बात तो वही हुई सर, 125 इधर और 25 इधर। अगर ये 125 से डेबिट हो रहा है और 25 से क्रेडिट हो रहा है तो नेट इफेक्ट कितना आया, 100 रुपया। अरे बेटा 100 रुपए पर ही तो दिखाना था वैल्यू, तो सर फिर एक ही बार में यहां पे 100 रुपया क्यों नहीं डाला गया? एक सवाल आया आप सबके मन में, बिल्कुल आना चाहिए सर, एक ही बार में 100 रुपया डालते थे। वो इसलिए बेटा क्योंकि हम कंसाइनी को जितना भी स्टॉक भेज रहे हैं, जो भी वैल्यूएशन करके भेज रहे हैं, हम इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेज रहे हैं। तो अगर कल को कंसाइनी तुम्हारे साथ हिसाब किताब करने बैठेगा ना, हाँ जी सर आपने कितने का माल बेचा था, तो वो 100 रुपया नहीं देखेगा, वो देखेगा 125 रुपया। दैट इज द रीजन हमें 125 के ऊपर एक बार एंट्री रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी, और हमें भी पता लगता रहेगा कि हमने कंसाइनी को इनवॉइस वैल्यू पे भेजा है या कॉस्ट प्राइस पे। ये एडिशनल एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ तभी करनी है आप लोगों ने जब गुड्स को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो देखिए बेटा, जो माल तो सेल हो गया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो माल सेल नहीं हुआ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो हमारे पास बनते हैं 3-4 केसेस। पहला केस तो when goods are sent on consignment, ये हुआ आपका केस 1 जिसकी एंट्रीज ये पास। फिर केस 2 हमारे पास आ जाता है, पहले मैंने नीचे लिख दिया, मैं ऊपर लिख रहा हूं। when goods are returned by consign। अब सपोज करो उन्होंने हमें कुछ माल भेजा जिसमें 25% जो हमारा था वो एडिशनल प्रॉफिट इन्वॉल्व था, मतलब जो आईपी बन रही थी दैट इज कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट, तो आईपी इज 125। तो हो सकता है उन्होंने हमें कुछ 25 रुपए का माल दोबारा से वापस भेज दिया। ठीक, तो देखिए क्या हो सकता है। रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या होती है सर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यही हमारी रिवर्सल एंट्री होती है। ये फिर से हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे सर, आईपी पे। बेटा जी हमें आईपी पे एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, इसी वजह से हमें एडिशनल एंट्रीज में प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो रिवर्स करना है। अगर हम आईपी पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी तरह के प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, यहां पे ये वाली एंट्री हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर आप बेटा इसको लेजर अकाउंट में भी देखेंगे तो ये सारी एंट्रीज बेसिकली क्या कर रही हैं, आपके प्रॉफिट मार्जिन को बाहर निकाल के ये सारी वैल्यूएशन
कॉस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर सकते। तो बेटा अब उसके बाद हमारे पास तीसरा और चौथा केस क्या बनता है सर, क्लोजिंग स्टॉक का, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक की तुम नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हो सर, हम एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, राइट। और ओपनिंग स्टॉक में क्या करते हैं, इफ देयर इज एनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक। अब सर कंसाइनमेंट स्टॉक किस पे होगा, ये होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, क्योंकि हमने सारी वैल्यूएशन ही आईपी के ऊपर करी है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक भी तो आपके पास आईपी पे ही आ रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये देखिए हमारे टॉपिक में भी बता रखा है, अब हुआ क्या, इसको रिवर्सल में डालने के लिए मुझे यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट मैं कंसाइनमेंट अकाउंट ही करूंगा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, डेबिट मैं कंसाइनमेंट अकाउंट ही करूंगा। लेकिन इस बार जो मुझे क्रेडिट करना है वो क्रेडिट बेटा मैं स्टॉक को नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने स्टॉक को क्रेडिट कर दिया ना, मेरी स्टॉक की वैल्यूएशन गिर जाएगी और जो मैंने आईपी के ऊपर उसे वैल्यू किया है वो कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमने बुक्स में ऐसा नहीं करना, हम यहां पे एक चीज खोलेंगे जिसका नाम होगा स्टॉक रिजर्व। और आपको पता है ये बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा, ये बैलेंस शीट में ऐसे दिखेगा, यहां पे आपका आ रहा होगा कंसाइनमेंट स्टॉक, और इसमें से लेस करके आप दिखाएंगे स्टॉक रिजर्व। अब सपोज करो तुमने 10,000 इसकी वैल्यूएशन करी, 2,000 का स्टॉक रिजर्व है, तो एक्चुअल में बाहर कितना दिखेगा 8,000 का, विच इज दी एक्चुअल कॉस्ट। हमें अलग से उसे कॉस्ट पे वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। सर क्या ये आईपी पे आमतौर पे किया जाता है रिकॉर्ड, बिल्कुल किया जाता है बेटा। आप अपना प्रॉफिट पहले ही दिखा देते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट तो कम से कम चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग ही फर्दर वैल्यूएशन करते हैं। अब फटाफट से अब क्या करेंगे, हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने है बेटा, इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग की बात करी गई है यहां पे। एक बार इसे फटाफट रीड कीजिए और इसके एग्जांपल को पढ़ दीजिए, फिर जो क्वेश्चन मैंने करवाना है वो मैं करवाता हूं अभी आपको। क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, आप उसे फटाफट रीड कर सकते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों से बातें करी हैं सारी वही चीजें हैं इसमें।
हाँ जी बेटा, अब आपके सामने एग्जांपल है, आप इसे बुक्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कैलकुलेट द इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले तो हमें क्या बताया गया है सर, हमें बताया गया है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो है 1,20,000 के, एंड गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो देखिए बेटा, यहां पे एक चीज समझिए, आप लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी है ये मैं एक ही बार समझाऊंगा और आप लोगों को हर क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना है। देखिए, आपके पास तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या है, बेटा पहली चीज हमारे पास होती है कॉस्ट, राइट। अगर मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूं तो इट विल बी आईपी, इनवॉइस प्राइस। अगर मैं इसमें और प्रॉफिट ऐड कर दूं तो इट विल बी एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। आप लोगों ने क्वेश्चन की कैलकुलेशन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। आइदर इट इज सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ये चीज मैंने पार्टनरशिप में भी समझाई थी वाइल कैलकुलेटिंग द मैनेजरियल कमीशन, ठीक, या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। उनकी कैलकुलेशन में भी अक्सर मैंने ये बातें करी हैं। अब अगर सपोज कीजिए यहां पे मैं 100 रुपीज से ही स्टार्ट कर देता हूं और 25% के हिसाब से आईपी हो जाएगी हमारी 125 रुपए, और फिर अगर मैं इसमें 10% ऐड और कर देता हूं तो द सेलिंग प्राइस विल बी 137.5। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है या ये गिवन है, मैटर वो ही करता है। अमाउंट नीचे जो गिवन है इस एग्जांपल से उठा लेना, ठीक। अब जैसे सपोज करो आपको बोला गया है कि 1.5 लाख रुपया जो है दैट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक। जो 1.5 लाख रुपया है दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो हमारे लिए अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा यहां पे, यही सेम 1,50,000। ये आपको क्वेश्चन बता रहा है इट इज द सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन ने आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सर अगर मैं कॉस्ट में 25% मार्जिन ऐड कर दूं तो आईपी हो जाएगी 125, और अगर 10% और मैं मार्जिन ऐड कर दूं द सेलिंग प्राइस विल बी 137.5। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये चीज पूछ रहा है कि भैया तुम्हें सेलिंग प्राइस गिवन है, तुम बताओ कॉस्ट क्या होगी। तो इसलिए मैंने नीचे लिखा कि जो गिवन है वो नीचे और जहां पहुंचना है वो ऊपर। अगर क्वेश्चन आपसे इनवॉइस प्राइस डिमांड करता तो आप ऊपर आईपी ले लेंगे, अगर आपसे कॉस्ट प्राइस डिमांड करी जा रही है तो आप ऊपर 100 ले लेंगे। तो हमारी एग्जांपल में हम क्या करते हैं, सर हमें आईपी गिवन है और हम लोगों को हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस से कहां पहुंचना है, सर हमें कॉस्ट पे पहुंचना है। तो पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं सर। 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 137.5, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कुछ आपका हो जाएगा 10,90,91, ठीक, 1,09,91। ये होगी क्वेश्चन में आपकी कॉस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बेटा कि आईपी कितना है तो क्या हम आईपी भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड केस क्या हो गया सर, 1,50,000 इंटू 125 डिवाइड बाय 137.5। तो ये कैसे हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 125 डिवाइड बाय 137.5, ये आपका हो गया 136,364 भी कर सकते हैं या 363 भी कर सकते हैं। ये आपकी हो गई आईपी। सर क्या क्वेश्चन में सिर्फ हमसे कॉस्ट और आईपी पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है बेटा। आप लोगों से प्रॉफिट बाय कंसाइनी, प्रॉफिट बाय कंसाइनर भी पूछा जा सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं
तीसरा केस, तो तीसरा केस मेरे पास क्या हो सकता है सर, मुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये 10% और ये 25%, इसके बारे में भी बात करी जा सकती है ना। क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि बताओ आईपी के ऊपर कितना प्रॉफिट बुक किया गया है? देखिए तो आप कितना बता सकते हैं, अब आईपी के ऊपर 125 प्लस 10% था, कितने रुपए हो गए सर? 12.5 रुपए हो गए, और यहां पे 100 पे 25% था, तो कितना हो गया? 25 रुपए हो गया। तो अगर मुझसे यह पूछा जाए प्रॉफिट बाय कंसाइनर और प्रॉफिट इन आईपी कितना है, क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, 25 डिवाइड बाय 137.5, 1,50,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 137.5, तो कितना आ गया सर? 27273। और चौथा केस मेरे पास क्या हो सकता है सर? हमारे पास चौथा केस हो सकता है प्रॉफिट अबव द इनवॉइस प्राइस, प्रॉफिट अबव आईपी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो ये कितना होगा? 1.5 लाख इंटू कितना था बेटा? 12.5 डिवाइड बाय 137.5। फंडा वही रहेगा बेटा, मैंने आपको सारे केसेस कैलकुलेट करके बता दिए हैं। फंडा वही रहेगा जिसमें ये चीज होगी कि जो चीज आपको गिवन है प्रॉफिट मार्जिन में, उसे नीचे, और जहां पहुंचना है वो ऊपर। तो इट विल बी 13636। अब मैं आ जाता हूं आपके सामने एग्जाम्पल पे, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले छोड़ी थी अभी कुछ ही देर पहले, ठीक। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 1,20,000, और जो इनवॉइस्ड एट कॉस्ट है दैट इज प्लस 25%। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, 1,20,000 कॉस्ट हो गई, ठीक, प्लस 25% मार्जिन हो गया। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है सर? इनवॉइस प्राइस पूछा है और लोडिंग पूछी है। यहां पे ना बेसिकली मैंने जर्नल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ी थी, ठीक, तो हम जर्नल एंट्रीज फटाफट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं सर। सबसे पहले हम करेंगे क्या? केस ए। तो अब यहां पे क्या हो गया, जो वैल्यू हमारी हो गई पहले केस में दैट इज 1,20,000 प्लस 25%, ठीक। तो 1,20,000 में 25% अगर मैं ऐड कर दूं तो इट विल बी 30,000। हाँ जी बेटा, तो 1,20,000 में अगर मैं 25% ऐड कर रहा हूं, जैसा आपने बताया अभी, इनवॉइस प्राइस आ गया हमारा 1,50,000। सिस्टम हैंग हो गया था बेटा थोड़ा सा, इसी वजह से आपको देरी करनी पड़ी। आगे है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,20,000, गुड्स आर इनवॉइस टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन ऑन 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। इस केस को हम लोग बाद में करते हैं। तो जब हमारे पास ये जो एक्चुअल आईपी है वो 1.5 लाख रुपए आ चुका है, तो हम पहली एंट्री क्या पास करेंगे? हम सबसे पहले सर एंट्री पास करेंगे इधर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट व्हाट वैल्यू? सर वैल्यू इस बार हमारी होगी 1,50,000। बेटा अगर क्वेश्चन आपसे इनवॉइस वैल्यू की बात कर रहा है तो हम सारा काम इनवॉइस वैल्यू के ऊपर ही करेंगे, साथ में पास क्या करते जाएंगे सर? एडिशनल एंट्रीज। और एडिशनल एंट्री इस बार कितनी होगी हमारी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड
टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन मतलब के 30,000। अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहां पे हमने कैलकुलेशन कैसे करी सर, हमें सीधा सीधा कॉस्ट गिवन थी, ठीक, कॉस्ट में हम लोगों ने 25% ऐड करना था और हमारे पास आईपी आ जाएगी, ठीक। अब इस बार हमें क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस में सर थोड़ा सा डिफरेंस था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 1,20,000 के, गुड्स आर इनवॉइस टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन ऑन 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। वाह क्या बात है। अब इस बार क्या हुआ कि हमें जो प्रॉफिट मार्जिन दिया गया वो 20% के ऊपर दिया गया। पहली बात तो यहां पे आप अपना पुरानी वाली चीजें याद कर सकते थे जिसमें आपको यह बताया जाता था कि सर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस है, अगर 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस है तो 1/4 ऑन कॉस्ट है। वो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसे टाइमलाइन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए केस बी क्या है। अब केस बी में अगर मैं कॉस्ट और आईपी का डिफरेंस निकालना चाहूं तो क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट मार्जिन जिसके ऊपर गिवन होगा बेटा मैं उसी चीज को 100 मानूंगा। दैट मींस अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन आईपी के ऊपर गिवन है तो मैं आईपी 100 को मानूंगा। पिछले केस में मुझे प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट के ऊपर गिवन था तो मैंने कॉस्ट को 100 माना था। इस केस में मैं क्या करूंगा, आईपी को 100 मानूंगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना है सर 20%। तो इस बार रिवर्स कैलकुलेशन होगी, किस चीज में 20 ऐड करो तो 100 आ जाएगा सर 80, राइट। अब दूसरी बात क्या है, ये आपके पास आ गया 80। सर क्वेश्चन में हमें कॉस्ट गिवन है या इनवॉइस प्राइस गिवन है। देखो बेटा ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करके आया था। सर क्वेश्चन में हमें कॉस्ट गिवन है तो हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे जरा समझिए। हम वैल्यूएशन ऐसे करेंगे, हमें 1,20,000 कॉस्ट गिवन है, ठीक, हमें चाहिए क्या सर, जिस चीज की वैल्यू हमें गिवन है वो चीज नीचे, मतलब कॉस्ट 80 नीचे, ठीक, और जिस चीज को हमें निकालना है इस केस में हमें बेसिकली चाहिए क्या, आईपी और प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही चाहिए। तो हम पहले आईपी निकाल लेते हैं, ठीक, तो कितना हो गया 100। तो आईपी आपकी फिर से सेम आएगी बेटा 200 डिवाइड बाय 80, तो ये आपकी आ गई आईपी 1,50,000, ठीक। और अगर मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता मैं फिर से वही फंडा फॉलो करता बेटा, जो चीज गिवन है उसके हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से जो चीज गिवन है वो नीचे, और मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहिए 20, प्रॉफिट तो 20 है ना, ठीक, तो इट मींस इट इज 30,000, ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहूं तो ये चीज भी बन जाती है, ठीक, 1/5 एंड 1/4 का कॉन्सेप्ट यहां पे बन जाता है, वैसे ही ये चीज आपको बता रखी। तो चलिए अब इसकी एंट्रीज भी बिल्कुल सेम एज अब, एंट्री बिल्कुल सेम पड़ेगी, सिर्फ कैलकुलेशन में डिफरेंस था। अब देखिए आगे क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख सेंट आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। बेटा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके भेज दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन सारी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। इतनी देर आगे देखते रहिए क्वेश्चंस में। हाँ जी, तो गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख सेंट आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक, तो कॉस्टिंग बता रखा है मतलब दैट मींस कॉस्ट है। अगर क्वेश्चन आईपी पे चल रहा हो तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ये चीज कि अगर क्वेश्चन आईपी के ऊपर चल रहा हो तो कई बार कॉस्टिंग को हमें आईपी मानना पड़ता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें ये चीज एजम्पशन लगानी पड़ती है, ठीक है बेटा। तो 5 लाख प्लस 25%, हाँ जी, तो 5 लाख प्लस 25%, ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है, देखिए करके 1,25,000 ऐड हो जाएंगे, आंसर इज 6,25,000। नेक्स्ट आ जाते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख is sent on consignment basis. These goods are invoiced to give a gross margin of 20% on IP. तो इसे मैं फटाफट क्या करूं, देखिए सर वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू आईपी। तो अगर आईपी की मैं बात करूं तो इस बार आईपी को मैं 100 मानूंगा, प्रॉफिट 20,
तो कॉस्ट मेरी हो गई 80। क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट गिवन है बेटा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। किसके ऊपर गिवन चाहिए हमें, कॉस्ट के हिसाब से। तो कैसे हो जाएगा सर, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय जो गिवन है, मतलब कॉस्ट गिवन है तो 80, और क्या चाहिए हमें सर, प्रॉफिट। ओके 20, द आंसर इज 50,000। गुड, सबके ऑलमोस्ट यस आ गए हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये। हाँ जी बेटा, तो अब हमारा अगला स्टेप है, एक तो कंसाइनी की बुक्स। ठीक, कंसाइनी की बुक्स में कोई खास एंट्रीज नहीं है बेटा, हम फटाफट इन एंट्रीज को रीड कर देते हैं और फिर हम लोग चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, आईसीआई क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे हर लेक्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए, तो अब बुक्स ऑफ कंसाइनी, देखिए बेटा कंसाइनी को किस चीज से सबसे ज्यादा लगाव है, किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार है, वो है उसका कमीशन, राइट। तो कंसाइनी के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट कमीशन ही है, ना उसे कुछ स्टॉक बुक करने की जरूरत है, ना उसे कुछ अलग से कोई लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। हाँ ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन अदर देन दैट उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जरा बुक्स ऑफ कंसाइनी कैसे बनी हुई है। सबसे पहले तो जब ये सिक्योरिटी पे करेगा, अब मुझे एक बात बताइए, ये सिक्योरिटी जब पे कर रहा है, ये किसे पे कर रहा है, इसके लिए एसेट भी कौन है, कंसाइनर, इसके लिए लायबिलिटी भी कौन है, कंसाइनर, राइट। क्यों लायबिलिटी है, लायबिलिटी इस वजह से है, ठीक, क्योंकि जब सेल्स होंगी वो पैसा कंसाइनी का नहीं है, वो पैसा किसका है, कंसाइनर का, उसे वापस करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब अगर वो कोई चीजें वहां से लेकर आ रहा है, मतलब सपोज जैसे कमीशन है, कमीशन इज रिकवरेबल इन नेचर, तो वो जो रिकवरेबल इन नेचर है तो वो कहां से रिकवर होगा, कंसाइनर, एक तरह से कंसाइनर उसके लिए एक बहुत बड़ा डेटर भी है। तो देखिए बेटा यहां पे क्या हो रहा है, ऑन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू कंसाइनर, जब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है कंसाइनर को, तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा एसेट बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि कंसाइनर के पास हम लोगों ने एडवांस में कुछ पेमेंट जमा करवाई है, तो टू कैश, बैंक और बिल पेबल। आई थिंक ये वाली एंट्री में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं तो यूजुअली बेटा हम क्या एंट्री पास करते हैं सर, हम एंट्री पास करते हैं एक्सपेंस टू कैश। कंसाइनर के केस में हम क्या करते थे, एक्सपेंस की जगह यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट कर देते थे। क्यों, क्योंकि हम अलग से कोई भी एक्सपेंस अकाउंट नहीं खोलते हैं। लेकिन सर इस केस में ऐसा नहीं है, ये ना हमारा खर्चा है, ठीक, ना हमें इसे बुक करने की जरूरत है, हम लोग सिर्फ किसी के बिहाफ पे ये खर्चा पे कर रहे हैं। और वो किसका बिहाफ है सर, वो कंसाइनर का बिहाफ है। तो हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर का नाम लिखना है। क्यों, क्योंकि ये पैसे बाद में हमारे रिकवर हो ही जाएंगे, नहीं होते तो बाद में देखेंगे क्या करना है। आगे जी, अब सेल ऑफ गुड्स, अगर सेल ऑफ गुड्स हो रही है तो बेटा ये पैसा हमारे पास कैश में आएगा और हम एज इट इज ही आगे कंसाइनर को पेमेंट कर देंगे। लेकिन कई बार पैसा कैश में नहीं आता, तो आपके सामने क्या एंट्री पास हो जाती है सर, हमारी एंट्री पास हो जाती है डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। क्रेडिट सेल्स की एंट्री यही होती है ना। लेकिन सर हम तो सेल्स अकाउंट खोल ही नहीं सकते, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ये जो भी खाता है ये हमारी बुक्स में नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि कंसाइनर ऑलरेडी इसके लिए एंट्री पास कर रहा होगा। हमने तो सिर्फ अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है कि पेमेंट्स वगैरह कलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो हमने किसके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करी सर, हमने कंसाइनर के बिहाफ पे पेमेंट जो है वो कलेक्ट करी। तो सर डेटर कैसे, डेटर तो बेटा डेटर ही रहेगा, जहां से अमाउंट रिकवरेबल होगी, जहां पे आप लोग गुड्स का लेन देन करेंगे वो सारी चीजें डेटर में ही जाएंगी। क्योंकि ये स्पेसिफिकली कंसाइनमेंट से रिलेटेड डेटर होते हैं तो इनका अलग से नामकरण किया गया और इन्हें बना दिया गया कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनर अकाउंट। दूसरा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट खोलने का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहता है, वो रहता है डेल क्रेडिटर कमीशन के लिए। डेल क्रेडिटर कमीशन अगर हमें पे हो रखा है तो हो सकता है ये डेटर हमारे खुद के ही बन जाए, अगर नहीं पे हो रखा तो ये डेटर किसके रहेंगे, कंसाइनर के। जब पेमेंट होगी रिकवर होगी कंसाइनमेंट डेटर से तो कैश टू कंसाइनमेंट डेटर, राइट। जब कभी बुक डेट्स का मतलब समझते हो, डेटर्स, ठीक। तो अगर कभी भी क्वालिटी की वजह से, ये बेटा ये पॉइंट को ना स्टार मार्क कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
अगर कभी क्वालिटी, क्वांटिटी या डिलीवरी की वजह से बैड डेट्स होते हैं, ठीक, नॉन रियलाइजेशन का मतलब समझते हो ना, बैड डेट्स, साफ साफ लिखा। हाँ जी, अगर कभी भी बेटा क्वालिटी, क्वांटिटी या डिलीवरी की वजह से, मतलब जहां पे सीधा सीधा कंसाइनर का रोल था, वहां पे चाहे डेल क्रेडिटर कमीशन पे हुआ है चाहे नहीं हुआ, ये वाले बैड डेट्स हमेशा और हमेशा कौन फेस करेगा? कंसाइनर। ठीक, यहां पे बेसिकली हम रूल ये लगा रहे हैं, अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। ओके, कि सर देखो हमने डेटर से पैसे रिकवर करने थे, लेकिन वो डेटर से पैसे इसलिए रिकवर नहीं हुए क्योंकि आपके द्वारा सही क्वालिटी नहीं आई, तो वो लॉस कभी भी कंसाइनी बियर नहीं करेगा, वो लॉस हमेशा किसके सिर पे जाएगा? कंसाइनर का। हां, लेकिन अगर अदर देन कोई केस है, इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर है, ठीक, इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर के केस में अगर तो डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं अगर नहीं दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो ऊपर वाली एंट्री और ये वाली एंट्री बिल्कुल सेम हो जाएगी, फिर से हम अपना जो लायबिलिटी है उसे कम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार भी ये वाला जो लॉस है ये किसके सिर पे जाएगा? सर ये वाला लॉस हमारा जाएगा कंसाइनर के सिर पे। लेकिन अगर हमें डेल क्रेडिटर कमीशन पे हो रखा है बच्चों, तो इन दैट केस हम लोग इस लॉस को अपना लॉस मान लेंगे और खोल देंगे यहां पे एक नॉमिनल अकाउंट जिसका नाम है बैड डेट्स अकाउंट, और ये बैड डेट्स अकाउंट हमारे P&L अकाउंट में चला जाएगा। हमारा मतलब यहां पे इस केस में हम लोग कौन है? कंसाइनी टू बैड डेट्स अकाउंट। ओके जी, सर क्या कंसाइनी की बुक्स में इतनी की एंट्रीज है? अरे नहीं भाई, और भी हैं, ऐसा नहीं है, इसका मेन चीज तो रह ही गई। वो क्या है सर? वो है कमीशन। कमीशन कहां से रिसीव करना है बेटा? क्या ये हमारा अपना रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है? बिल्कुल है सर। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है? बिल्कुल है सर। क्या हमारी बुक्स में खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। तो यहां पे बेसिकली क्या है, रिकवरी कहां से होनी है? एंट्री क्या होती है सर? एंट्री होती है कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, यही चीज होती है। ठीक, तो यहां पे क्या होता है? एसेट बढ़ जाता है, ठीक, और यहां पे हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इस बार रिसीवेबल की जगह हमने दूसरा पर्सनल अकाउंट हमारे पास चल रहा है, एक ही बंदे से हिसाब चल रहा है, तो उसी का नाम खोल दिया कंसाइनर टू कमीशन। जब बैलेंस पेमेंट होगी तो सर ये क्या हो रहा है? हम तो पेमेंट उसे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमने कमीशन की अमाउंट पहले ही काट ली होगी। अब सीधी सी बात है, ऐसा तो होगा नहीं तुम्हारी 8 लाख की सेल्स हुई और 9.5 लाख तुम्हारा कमीशन बन गया। तुम इतने समझदार जरूर हो सकते हो लेकिन कंसाइनर इतना बेवकूफ नहीं होगा। ठीक, तो इसी वजह से हम यही मान के चलेंगे, चलो सर 8 लाख की सेल्स हुई, मोटा मोटा 80,000 का कमीशन होगा, 10% भी अगर मैं लगा के चलूं, ठीक, तो तुम पैसे काट के 7,20,000 की पेमेंट कर दो यहां पे। तभी तो यहां पे लिखा है विद द अमाउंट ऑफ बैलेंस रिमिटेड टू कंसाइनर, तो कंसाइनर टू कैश और बैंक। कमीशन एंट्री खत्म करने की, कमीशन टू P&L अकाउंट रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है बेटा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और बैड डेट्स अकाउंट को खत्म करने के लिए P&L टू बैड डेट्स में ऊपर बात कर चुका हूं। कई बार हमारे पास बिल पेबल होता है बेटा, हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो BR के हिसाब से दिया होता है, ठीक, यहां पे याद है ना आप लोगों को, सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस की एंट्रीज में हम क्या करते थे? हम BR अकाउंट को खोलते होते थे, ठीक है जी। तो अब BR और बिल पेबल की बात यहां पे करी गई है, तो जब बिल पेबल तुम रिमिट करोगे, तुम सबने बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखा हुआ है, तो यहां पे आप बिल पेबल टू कैश और बैंक कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, इसमें बता रखा है कौन कौन सी बुक्स कंसाइन, कौन कौन सी एंट्रीज कंसाइनी की बुक्स में नहीं आएंगी, ठीक। एंट्री नंबर 5 एक बच्चा दोबारा पूछ रहा है बेटा, अभी आए हम लोग दोबारा एंट्री नंबर 5 पे। हाँ जी बेटा, ये बैड डेट्स की एंट्री है, ठीक, इसको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए बेटा, जब मैं बैड डेट्स की बात कर रहा हूं तो बैड डेट्स का मतलब यहां पे क्या है जरा समझिए। बैड डेट्स का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो यहां पे हमारे सामने दो केसेस आ जाएंगे। या यहां पे सबसे पहला सवाल क्या होगा? हु विल बियर द लॉस? तो बेटा हु विल बियर द लॉस का मतलब यहां पे क्या है?
पार्टीज तो दो ही हैं, या सर कंसाइनर या कंसाइनी, ठीक, यही चीज होती है। तो अब अगर यहां पे हम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें तो सर बेसिकली तो ये लॉस किसका है, ये कंसाइनर का लॉस है। अगर हमने उसे कोई एडिशनल कमीशन दे रखा है, उसे मतलब कंसाइनी को अगर मैंने कोई एडिशनल कमीशन दे रखा है, तो इन दैट केस वो लॉस किसे बियर करना पड़ेगा, सर वो लॉस बियर करना पड़ेगा कंसाइनी को। यही चीज हुई ना, ठीक। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या समझाया गया है, पहले तो आपको यह चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि लॉस कौन बियर कर रहा है, कंसाइनर या कंसाइनी। तो हमने ये चीज यहां पे दो हिस्सों में बांटेगी। सबसे पहले तो बैड डेट्स, उसका रीजन क्या है बच्चों, तो पहला रीजन तो यह है ड्यू टू क्वालिटी। दूसरा रीजन है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब समझते हो ना, दिवालिया, ठीक। अब अगर तो है क्वालिटी, फिर तो ये लॉस है किसका, कंसाइनर का। अगर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी है तो दो केस बन जाते हैं, डेल क्रेडर कमीशन पे हुआ है, दूसरा डेल क्रेडर नॉट पेड। अगर तो डेल क्रेडर पे हुआ है फिर तो है ये किसका लॉस, कंसाइनी का। अगर नहीं तो कंसाइनर का। यही चीज हुई, ठीक। तो अब हमें समझनी है जर्नल एंट्री। ये वाला होपफुली आपको चार्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने टेढ़ा सा बना दिया। तो कंसाइनर का जब भी लॉस होगा तो एंट्री पास होगी कंसाइनर टू कंसाइनमेंट डेटर। देखो बेटा, एक तरह से हमने टेम्पररी एसेट बनाई थी यहां पे, याद है ना, जब सेल हुआ था तो कैश और कंसाइनमेंट डेटर नाम से एक हमने एंट्री बनाई थी, ठीक। और यहां पे हमने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी थी, क्या भाई कि हमने सेल कर दी और अब हम लोग कंसाइनर को पेमेंट करनी है हम लोगों ने, वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई यहां पे प्रॉब्लम ये चीज हो गई बेटा कि पेमेंट आई नहीं, पैसे मर गए। तो अगर पैसे मर गए, हम तो कंसाइनी तो वैसे ही बेचारा बड़ा शरीफ सा बंदा है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज से, वो बेचारा तो सिर्फ आपके बिहाफ के ऊपर, मतलब आप मतलब कौन यहां पे, कंसाइनर के बिहाफ के ऊपर माल बेच देता है, पेमेंट ले लेता है, पेमेंट आपको दे देता है, अपना कमीशन ले लेता है। तो उसने बोल दिया कि भैया सामने से पेमेंट नहीं आ रही तो तुम्हारी वाली लाइबिलिटी मैंने खत्म कर ली और कंसाइनमेंट डेटर नामक एसेट को भी खत्म कर लिया। अगर बैड डेट हो गए तो ये कंसाइनमेंट डेटर नामक एसेट तो हर केस में खत्म होगा। अब अगर ये लॉस बियर करना है कंसाइनर को तो हम कंसाइनर नामक लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर ये लॉस बियर करना है मुझे मतलब कंसाइनी को, तो मैं बैड डेट्स नाम का एक एक्सपेंस खोल लूंगा और उसे अपने P&L अकाउंट में ले जाऊंगा। इससे क्या हुआ, इस लॉस को मैंने कंसाइनर पे नहीं थोपा, इस लॉस को मैंने खुद बियर कर लिया। क्यों, क्योंकि कंसाइनर ने मुझे पहले ही एडिशनल कमीशन दे रखा है कि भैया ये जो रिस्क है ये रिस्क तुम्हारा खुद का होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। सेवंथ एंट्री भी कर देते हैं बेटा। सेवंथ एंट्री में तो कुछ खास है ही नहीं बेटा। अगर आप लोग कंसाइनर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक, मैं अभी आप लोगों को उसका भी फॉर्मेट दिखाऊंगा, ठीक। कंसाइनर अकाउंट जब भी आप लोग देखेंगे, ठीक, तो कंसाइनर अकाउंट में आपकी जितनी भी बैलेंस पेमेंट रह जाएगी, ठीक, जितनी भी, जैसे यहां पे जितना भी हम लोग बोल देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन रह गया है, ठीक, कैरी डाउन तो नहीं, चलिए मैं जो भी अमाउंट रह गई आपके सामने तो उसको आप पेमेंट कर देते हैं टू बैंक। अब सपोज करो 8 लाख रुपए आपकी सेल्स की अमाउंट थी, मैं बाकी सारी एंट्रीज को जो है वो इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। 8 लाख रुपए आपकी सेल्स की एंट्री थी, ठीक। 8 लाख में से 80,000 रुपए आपका कमीशन हो गया, तो आप अपने कंसाइनर को कितनी अमाउंट रिमिट कर देंगे, सर 8 लाख माइनस 80,000, एज सिंपल एज दैट। यहां पे तो यही चीज है, हम लोगों ने अपनी लाइबिलिटी को फिर से खत्म किया और यहां से एसेट से पेमेंट हो गई, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर।
एक बच्चे ने आज मेरे से ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में पूछा था बेटा, उसके लिए भी मैं वेट करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। अब मैं आना चाहता हूं आईसीआई के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। बेटा क्या हम लोगों ने ये वाली एग्जांपल कर ली थी, अरुण सेंड 250 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹10,000 वाली? बता सकते हैं किसी बच्चे को याद है? क्योंकि मेरे हिसाब से शायद नहीं करी थी, इसमें कमीशन की कैलकुलेशन थी। अगर नहीं करी हुई तो कोई बात नहीं, मैं क्लास में नहीं करवा रहा हूं, ये आप लोग अब खुद कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो चुके हैं, ठीक। मैं आईसीए के क्वेश्चंस की बात करता हूं आप लोगों से। हाँ जी, अब ये आपके सामने बेटा स्टडी मटेरियल का सबसे पहला क्वेश्चन है। एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2011 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 एंड स्पेंट ₹1,000 ऑन पैकेजिंग एटसेट्रा। हाँ जी, तो देखिए अब हमें जब भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कंसाइनमेंट अकाउंट का, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉस्ट पर है या आईपी पर है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आईपी पर है तो हमारी सारी वैल्यूएशन आईपी पे होगी, एक्सेप्ट अब नॉर्मल लॉस। क्यों सर? क्योंकि अब नॉर्मल लॉस के लिए बच्चों हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चाहे क्वेश्चन आईपी पे है चाहे क्वेश्चन कॉस्ट पे है, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होती है। लॉसेस आर नेवर वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज विद द मार्जिन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। ये कॉन्सेप्ट आप सबके दिमाग में अच्छे से बैठा होना चाहिए, ठीक। ये तो हुई पहली चीज। दूसरा हमारे सामने ये होना चाहिए कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कौन से हैं और रेकरिंग एक्सपेंस कौन से हैं। ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंस और रेकरिंग एक्सपेंस का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इसलिए काम आता है क्योंकि हमें वैल्यूएशन करनी होती है। किसकी वैल्यूएशन सर? हमें करनी होती है अब नॉर्मल लॉस की, वैल्यूएशन हमें करनी होती है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आईपी है तो आईपी पे हमारी सर मतलब हम अगर हिसाब लगाएं तो हमारी 4 एडिशनल एंट्रीज पास हो जाती हैं। वो 4 एडिशनल एंट्रीज क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन का रिवर्सल है, जिसके ऊपर आज हम लोगों ने सबसे ज्यादा डिस्कशन किया है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले ये देखना चाहता हूं, ये कॉस्ट प्राइस पे है या आईपी पे है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट प्राइस पे है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है बेटा। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये। वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर ₹30,000 पेबल एट 3 months। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस भेजी है बेटा, मतलब ये क्वेश्चन में बीआरबीपी भी इन्वॉल्व है। बुक्स किसकी मांगी गई हैं? देखें, नेसेसरी जनरल एंट्रीज हैं। जब ये नेसेसरी लिख देते हैं तुम्हारा काम बढ़ जाता है कम हो जाता है? मुझे पता लग रहा है तुम्हारा अंदर से आवाज आ रही है यस सर बढ़ जाता है काम, तो कोई बात नहीं, वो आवाज बिल्कुल सही है बेटा, काम बढ़ेगा और तुम लोगों को सारी एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स, देखिए वाई ने क्या क्या स्पेंड किया, 2,000 रुपए फ्रेट पे किया, कार्टेज 500 ऑन गोडाउन रेंट, सॉरी 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, और उसके बाद 500 रुपए गोडाउन रेंट के ऊपर, 300 ऑन इंश्योरेंस। ठीक है जी। 31 दिसंबर 2011 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स अलोंग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स, साथ में अमाउंट भी भेज दी बेटा। दैट मींस कि बिल अमाउंट अब पेंडिंग नहीं है, तुम्हें पेमेंट की एंट्री भी साथ में डालनी पड़ेगी। आगे showing that 4/5 of the goods has been sold for ₹55,000। सर ये 4/5 की क्या रेलिवेंसी होगी? बेटा जी ये 4/5 की रेलिवेंसी सिर्फ ये होगी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में आसानी हो जाएगी कि भैया अब 4/5 सेल हो चुका है, मतलब बचा 1/5, हम वैसे ही इसको कर सकते हैं। Why is entitled to a commission of 10%? One of the customer turned insolvent, could not pay 600 due from him। मतलब 600 रुपए हमारे क्या हो गए सर? बैड डेट्स, राइट, यही चीज हुई, कोई बात नहीं। आप लोगों ने बेटा वर्किंग नोट्स बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं, ठीक, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लेजर अकाउंट्स को रीड कर लेना, जनरल एंट्रीज खुद नोटबुक्स में सॉल्व कर लेना। पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है। वैसे मैं एक बार प्रेफर करूंगा, अभी तक तुम लोगों ने आईसीआई के क्वेश्चंस इस सेशन में नहीं किए हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक बार तुम लोग खुद आईसीआई के क्वेश्चंस करो, ठीक। जैसे कि फास्ट ट्रैक बैचेस आप सबने पहले इस चीज को पढ़ा भी हुआ है,
तो वहां पे इसको डिस्कशन करना। और इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इनमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं, तो ये भी एक बार आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ऐसे है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को बेटा जो जो रेलिवेंट पॉइंट्स मुझे इसमें लगते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वो करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेटा, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा आप थोड़ी देर रुक जाइए यहीं पे, और जो आपके किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो वो मुझसे पूछ लीजिए। इतने में मैं ओवरराइडिंग कमीशन की बात कर रहा था बच्चों।